नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ यानी कि 1947 में 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों को भारत में विलय करना कितना कठिन था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक दिया है, इसीलिए मैं कहता हूं कि नॉलेज ऑफ क्लासेस 9289 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। क्या थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां? देश की एकता बनाए रखना, रियासतों का भारत में विलय करना, भाषाई संस्कृति विविधता को संभालना, लोकतंत्र की स्थापना करना। ये चार पॉइंट्स दोस्तों, ये बहुत ही टफ था उस समय। रियासत क्या था? यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों, रियासत। रियासत जो था दोस्तों, राजा या नवाब, यानी कि उस समय राजा भी हुआ करता था या नवाब हुआ करता था, और छोटे छोटे राज्य होते थे। अंग्रेजों, डायरेक्ट अंग्रेज जो है शासन नहीं करता था, अंग्रेजों के अधीन जो है नवाब या राजा शासन करते थे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कितने रियासतें थी? 565 रियासतें थी। इनको भारत में विलय करना बहुत ही मुश्किल काम था दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य थे, यानी कि उस समय की बात कर रहा हूं मैं, कुछ प्रमुख जो राज्य थे वो नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय हो। तो भारत में विलय जब नहीं होना चाह रहा था, सबसे पहला आता है हैदराबाद। यानी कि उस समय के हैदराबाद में एक निजाम हुआ करता था, उनका नाम है मीर उस्मान अली खान। वो नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। और भारत में दोस्तों विलय करने का सबसे पहला जो श्रेय जाता है, दो आदमी को जाता है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और दूसरा बीपी मेनन को जाता है। उन दोनों ने ही मिलकर भारत में इन सभी राज्यों को विलय किया। तो जानते हैं हैदराबाद के निजाम के बारे में कुछ कहानी दोस्तों। हैदराबाद के निजाम नहीं चाहते थे कि मैं भारत में विलय हूं, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। और लगभग जो है दोस्तों, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये तीन राज्यों को वो चलाते थे। यानी कि बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था हैदराबाद का। वो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, तो उनके लिए भारत ने एक ऑपरेशन जो है पोलो निकाला। उसको हम लोग ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। यानी कि फौज भेजा किया था और फौज ने उसको बंधक बना लिया। उसके बाद वो भारत में विलय हुए। दूसरा आता है मैसूर। मैसूर जो था, उस समय का राजा था वाडियर, वो कर्नाटक में पड़ता है। वो वाडियर था, वाडियर ने आसानी से वो साइन कर दिया था 1947 में ही दोस्तों। लेकिन हैदराबाद के जो निजाम थे वो 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय हुआ था। लगभग 5 दिन चला था। किसके साथ चला था युद्ध? फौजियों के साथ, हमारे भारत के फौजियों के साथ चला था। 5 दिन युद्ध चला था, जो किसी को ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। मैसूर 1947 को ही विलय हुआ था, जो कि कानूनी दस्तावेज में साइन किया था। एक आता है जूनागढ़, जो कि जूनागढ़ जो आपको पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उस समय का नवाब हुआ करता था मोहम्मद महताब खान। मोहम्मद महताब खान उस समय वहां के नवाब हुआ करते थे, और ज्यादातर लोग उनसे खफा थे, क्योंकि मोहम्मद महताब खान वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। क्योंकि भारत सरकार ने दो ही रास्ता दिया था, या फिर आप भारत में आ जाइए या फिर आप पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन ये जो थे, यहाँ के जो नवाब थे, यानी कि मोहम्मद महताब खान जो थे, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन वहां के जनता नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान जाएं। तो इसीलिए वहां पे जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह से भारत में विलय कराया। किसको कराया? जूनागढ़ को कराया। और कहां का है दोस्तों जूनागढ़? गुजरात। कश्मीर, कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो भी भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। तो जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया, और पाकिस्तान के आक्रमण से वो भारत में विलय हो गया, क्योंकि वो खत्म हो रहा था। इसीलिए वो नहीं चाह रहा था कि मेरा साम्राज्य खत्म हो, तो उन्होंने भारत में विलय करने का काम किया। उनका नाम था राजा हरि सिंह। हैदराबाद, कुछ क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था? तो ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं उसको, उससे हुआ था, और तभी वो विलय पत्र में साइन किया था। भाषाई का निर्माण हुआ था दोस्तों उस समय 1953 में। फजल अली आयोग बनाया गया था। क्या था फजल अली आयोग? फजल अली आयोग जो था, वो आयोग बनाया गया था 1953 में, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है दोस्तों। क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि प्रशासन ठीक ठीक से चले और जनता तक सारी सुविधाएं मिले।
ये था उनका नियम। तो इसीलिए भाषाओं का निर्माण से ही राज्यों का निर्माण हुआ है, यानी कि पुनर्गठन जो हुआ है वो शुरुआत जो है 1953 से हुआ है। वो किसके सिफारिश पे? फजल अली आयोग के सिफारिश पे। इन सब चैप्टर को दोस्तों, एक चीज तो मैं भूल ही गया, इसको इंग्लिश में आप याद करिएगा, विलय पत्र को दोस्तों, यानी कानूनी दस्तावेज पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन उसको याद कर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, यानी कि कानूनी दस्तावेज, यानी कि विलय पत्र भी कह सकते हैं। और इस चैप्टर को याद करने का दोस्तों मैंने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है, रिभा लोए। रिभा रियासतों का विलय, भा से भाषा की समस्या, लो से लोकतंत्र की स्थापना, ए से एकता बनाए रखना। क्योंकि दोस्तों अब जाहिर सी बात है, रियासतों का विलय, मैं तो बताया आपको वीडियो में कि रियासतों का विलय होना कितना कठिन काम था, कितनी लड़ाइयां लड़ी, यानी कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जाके रियासत जो है भारत में विलय हुआ। और भाषाई समस्या, क्योंकि भाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, इस वजह से प्रशासन को दिक्कतें आती थी, क्योंकि हर जगह तो हिंदी नहीं बोला। आज के डेट में भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि हिंदी में बोला जाता है, और वहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी हिंदी ही है। और बहुत सारे जो स्टेट हमारे हैं जो कि लगभग साउथ में अगर पड़ता है तो देखा जाए तो इंग्लिश में है, तो साउथ भी है, उनमें से नॉर्थ ईस्ट भी आता है कुछ स्टेट जो कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मेरा मानना है कि 22 लगभग मुझे जहां तक याद है 22 जो है अपना हमारा जो स्टेट है वो हिंदी भाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, बाद बाकी जो है इंग्लिश है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आसानी से याद करने के लिए यही सब टिप्स है दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल इस शॉर्ट फॉर्म को याद रखना है, रिभो लोई, यानी कि रियासतों का विलय, भा से भाषाई समस्या, लो से लोकतंत्र की स्थापना, और ए से एक बनाए रखना। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये वीडियो? अंत तक जरूर देखिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे आप सबों के लिए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है बिल्कुल आसान हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वो डर गया था क्योंकि उनका साम्राज्य